हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो लोग अभी ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए तैयारियां कर रहे हैं और अभी मास हायरिंग एमएनसीज जैसे कि टीसीएस हुआ, एसीएल टेक हुआ, पैसेंजर हुआ और कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी मास हायरिंग एमएनसीज में जगह बनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। मेरा मोटिव किसी को डिमोटिवेट करना नहीं है, बल्कि इसका हाशियाई से वाकिफ कराना है कि ये एमएनसी कुछ एमएनसीज जैसे कि वो इंडियन एमएनसीज होते, चाहे वो टेक महिंद्रा हो, टीसीएस हो, सिलटेक हो, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, या फिर कोई फॉरेन एमएनसी जैसे कि कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, एसेंचर, फिर आपका डेलॉयट और पीडब्ल्यूसी नहीं, सॉरी, डेलॉयट और वो वर्चूसा, वो लोग भारी वो लोग भारी संख्या में क्यों बच्चों को रिक्रूट कराते हैं। आई नो हर एमएनसीज मास हायरिंग नहीं होती, लेकिन कुछ कंपनीज ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हायर भी करती है। 500, 1000, 1500 बच्चों को रिक्रूट कराती है। पर क्या ये बा कभी ये तुम लोगों ने कभी सोचे हो कि ये कई ऐसे एमएनसीज भारी संख्या में बच्चों को क्यों हायर करती है, और इसके पीछे क्या 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 एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है, और इसके पीछे हार्श एआईटी है क्या। मीन्स ये सब कंपनियों के पीछे, इस आसानी के पीछे हार्श एआईटी आके होती क्या है, और इस बात को लेकर मैं इस वीडियो के जरिए से मैं जिक्र करना चाहूंगा। देखो, जैसे कि अभी क्या है कि अभी तो कोर्स, अभी तो 25 पास ग्रेजुएट्स वालों के कोर्स तो खत्म होने के कगार में है, क्योंकि शायद ये चल भी रहेगा और 2 1 2 महीने तक चलेंगे। और उसके दौरान शायद तुम लोगों ने ये ऐसे कोई ना कोई कंपनीज तो दिए होंगे, चाहे वो ऑन कैंपस हो, स्पेशली स्पेशल ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स तो दिए होंगे, प्लेसमेंट एग्जाम्स दिए होंगे किसी भी मांसाहारी कंपनी का, चाहे वो टीसीएस का हो, एसएल टेक का हो, इन्फोसिस का, या किसी भी कंपनी का। और मान लो कि वही कंपनी में आगे चल के जगह मिल गई, एक रिगोरस एग्जाम देने के बाद और एक लंबा चौड़ा इंटरव्यूज देने के बाद फाइनली तुम्हें जगह मिल गई। लेकिन क्या ये एमएनसी इसी यहाँ तक क्या ये संघर्ष खत्म हो जाती है ऐसे मांसाहारी एमएनसीज में? तो इसका जवाब है एकदम भी नहीं। और मैं इसके जरिए से मैं बात करना चाहूंगा कि ये आखिर ये वही कंपनियां भारी संख्या में लोगों को हायर करती ही क्यों है, 500, 1000, 1500। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि एक तो कि इन कंपनी में अक्सर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, ये सब क्लाइंट्स की तरफ से। और ये एसीएल टेक और जो इंडियन एमएनसीज होते हैं वो तो वैसे भी सर्विस बेस्ड कंपनी से क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, और वही प्रोजेक्ट क्लाइंट की तरफ से दिया जाता है। और इस प्रोजेक्ट्स के लिए तो चाहिए क्या, एम्प्लॉइज, ग्रेजुएट्स की जरूरत है। और इसलिए तो ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट ऑफर किए जाते हैं और I mean, दिए जाते हैं क्लाइंट की तरफ से। लेकिन बात बस इतनी सी है कि अब इतने सारे प्रोजेक्ट्स के लिए भला भला इतने कम एम्प्लॉयज वाला क्यों हो गए। इससे अच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएट्स को हायर कराई जाए, एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करी जाए इसी पर्पज के लोग, और जिससे कि कम कॉस्ट में ज्यादा ग्रेजुएट्स को जगह दे, एक प्लेटफॉर्म दे जहां से वो आईटी इंडस्ट्री के बारे में जान भी ले और फर्स्ट एक्सपीरियंस गया भी कर ले। लेकिन इसके कई एडवांटेजेस भी है, जैसे कि जो लोग अभी जो जो जिन लोगों को अभी तक प्लेसमेंट्स लगी नहीं, उन लोगों को अगर इन्हीं कंपनीज में जगह मिल जाती है तो उन लोगों के लिए किसी खुशी से कम नहीं होगी। एंड ऑल्सो उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म ही मिल जाएगा नए स्किल्स सीखने की, और जो सिलेबस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के सिलेबस से जो जो पढ़ाया नहीं गया, जो सिखाया नहीं गया उसको, वही सेम टेक्नोलॉजीज वहां पर जाके इम्प्लीमेंट करने का मौका मिल जाएगा, बस अपने आंखों से अपने हाथों से इम्प्लीमेंट करने का और सीखने का मौका मिलेगा, जो कि अच्छी बात है। एंड ऑल्सो वो जो फेयर होता है ना कि घर खाली हाथ आकर खाली हाथ आने पर सोसाइटी की humiliation और घर वालों का कहर सहना पड़ेगा, डांट डांट फटकार सहना पड़ेगा, वो भी नहीं होने वाला। लेकिन ये तो हुई एडवांटेजेस की या फिर प्रोज की। अब इसका कॉन्स
सो कॉल्ड उसके हार्श आइडिया के बारे में भी जिक्र करूंगा, जो कि इसी वीडियो का एक मेन टॉपिक है। पहली बात ये है कि जैसे कि मैं पहले ही बता दिया था, पहले ही कुछ मिनट पहले बताया था कि ये कंपनियां भारी संख्या में बच्चों को रिक्रूट कराती है, 500, 1000, 1500। इसलिए जरूरी नहीं कि वही 500, 1000, 1500 बच्चे रहे। आई मीन टू से कि देखो, एक तो कि जितने ज्यादा किसी कंपनी में जितने ज्यादा ये ग्रेजुएट्स को हायर करेंगे, उतने ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगी कंपनी में। भले ही तरह तरह के प्रोजेक्ट्स दी जाए, पर आगे चल के आगे चलकर जो मैं जैसे परफॉर्म करना पड़ता है। और उन्हीं कंपनी में प्रोबेशन पीरियड नाम का चीज भी होता है, जहाँ 3 से 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है। उसमें अगर जब परफॉर्म करते हैं तो फिर उसी कंपनी एज फुल टाइम एम्प्लॉय कामकाज करने का मौका मिल जाता है। नहीं तो अगर आप टू मार्क परफॉर्म नहीं कर पाते तो ये प्रोबेशन पीरियड के बाद ही 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद धक्के मार के निकाल देते हैं। सीधी सी बात है। और अल्टीमेटली क्या होता है ना कि ये, मान लो कि कोई कंपनी है, 1500 बच्चों को रिक्रूट कर ली, लेकिन अब इतनी सारी तो कि ये सब ऐसे किसी उन 1500 लोगों को तरह तरह के प्रोजेक्ट असाइन किए गए। लेकिन अब बात यह है कि इसके चक्कर में अब ऑब्वियसली ये सब कंपनी में भला कितने सारे बच्चों, कब तक इतने सारे बच्चों को ही काम काज कराएंगे। धीरे धीरे करके उन लोगों को हटा भी देंगे। जो 1500 थी, 1500 बच्चे थे, वो अभी उसको घटा के 60 में, इसका आधा यानी कि 60 बच्चे ही रख देंगे। आधे जनता तो वही बाहर हो जाएगी विद इन 3 to 6 months ऑफ प्रोबेशन पीरियड। और ये एक डिसएडवांटेज है। एक और डिसएडवांटेज ये है बेंचिंग सिस्टम का। हर कंपनियों का ये बेंचिंग सिस्टम होता है कि मिनिमम एक प्रोजेक्ट पाने के लिए कब तक वेट करना पड़ता है। और ये मास हायरार्की का ये प्रॉब्लम रहता है कि अक्सर तुम लोग सिलेक्ट हो जाते हो, तुम लोग सिलेक्ट होते हो किसी मास हायरिंग कंपनी में, और ज्वाइन डेट भी मिल जाता है। ज्वाइन डेट से ज्वाइन कर रहे होते हो, ज्वाइन डेट दिया जाता है, तुरंत उसी दिन को ही ज्वाइन कर रहे होते हो। अच्छा खासा एक्सपोजर मिलता है कंपनी का। फिर कंपनी का कामकाज कैसे होता है, क्या होता है, क्या इसका वर्क कल्चर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, इसका बारे में पता चल जाता है। लेकिन प्रोजेक्ट असाइन फिलहाल नहीं किया जाता। प्रोजेक्ट तो छोड़ो, कोई टेक्नोलॉजी असाइनमेंट ही नहीं किया जाता जिससे कि वो जिसके ऊपर प्रोजेक्ट करवा सके। और तुम लोग सोच रहे होगे कि ये तो बस कुछ दिनों के बाद है, फिर इसके बाद ही दिया जाएगा। पर फॉर कंफर्मेशन, तुम नो मैटर कि तुम जिस मास हायरिंग एमएनसीज में क्यों ना भी काम काज करते हो, वहाँ तुम्हारा प्रोजेक्ट मिलना ना मिलना पूरी तरह क्लाइंट्स के हाथों में है। एंड ऑल्सो तुम्हारे डिपार्टमेंट के अंदर या फिर बिजनेस यूनिट के अंदर है जिसमें तुम्हें असाइन किया गया है। तुम्हें प्रोजेक्ट जल्दी भी मिल सकती है या फिर देरी भी मिल सकती है। यहाँ तक कि ऐसा कई बार होता है कि ये प्रोजेक्ट कि तुम लोग ज्वाइन किए शुरुआत से बस, और लेकिन अब तुमको कोई प्रोजेक्ट ना कोई टेक्नोलॉजी असाइन किया गया, और तुम लोगों को बेंच में बिठाया गया, यानी कि बस वेट करने को बोला गया, कराया गया। और कई महीने ऐसा हो और कई दिन गुजर गए, कई महीने गुजर गए, लेकिन प्रोजेक्ट का कुछ अता पता नहीं। वैसे ही बात होती है। लेकिन वैसे एक होता है ना कि विद इन 2 to 3 months, चलो ठीक है, इतना टाइम लग ही जाता है कि इतनी टाइम तो लग ही जाता है कि वो प्रोजेक्ट आए और क्लाइंट की सहमति से प्रोजेक्ट दिलाए, या फिर एटलीस्ट कोई टेक्नोलॉजी असाइन कराए जिसके ऊपर थियोरेटिकल ट्रेनिंग भी चले, एंड ऑल्सो आगे चल के इसके ऊपर प्रोजेक्ट भी करवाए। लेकिन ऐसा कई बार होता है कि कुछ दिनों की बजाय या 2-3 महीने की बजाय इससे ज्यादा टाइम भी लगाते हैं, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने। एंड एज अ रिजल्ट, तुम लोग जितना ये प्रोजेक्ट के लिए वेट करते जाओगे ना, उतना ही ज्यादा ज्यादा रिस्क होता है तुम्हारे ले ऑफ्स की। एंड ऑब्वियसली कोई भी कंपनी इसमें वेले एम्प्लॉयज को रखने वाले तो है नहीं। अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलती, then obviously you are at the high risk of being laid off from the same company itself. एंड ऑल्सो अगर मिल भी जाता है खुशकिस्मती से, उसका ये थर्ड पॉइंट है, जो मैं थर्ड कौन सा है जो मैं बता रहा हूँ। और थर्ड कौन ये है कि अगर खुशकिस्मती से प्रोजेक्ट मिल भी जाए या फिर कोई टेक्नोलॉजी ऐसा कराई जाए, तब पे इसके एक तो क्या थियोरेटिकल ट्रेनिंग होगी, फिर बीच बीच में वो असाइनमेंट देते रहेंगे या असेसमेंट देते रहेंगे,
और अक्सर ये जो थियोरेटिकल ट्रेनिंग्स होते हैं, एक तो कि वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम सेट किया जाता है कि इसी टाइम ड्यूरेशन में ही ये थियोरेटिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। सो शुरू शुरू में सभी जो ट्रेनर्स होते हैं सो कॉल्ड, जो कि हमारे ही नॉट हमारे सॉरी, कि तुम लोगों के तुम लोगों के कंपनियों के सीनियर एम्प्लॉयज है, वो लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। पहले थियोरी की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, पीपीटीज की सीधा पढ़ा के छोड़ते हैं। एंड जैसे होता है ना कि कॉलेज के प्रोफेसर शुरू शुरू में सही से पढ़ा लेते हैं, फिर बाद में सिलेबस खत्म कराने के बाद से किसी तरह पढ़ा के छोड़ते हैं, वैसा ही यहाँ इसका सीन है। शुरू शुरू में सब सही से पढ़ा लेते हैं, पर कोर्स खत्म कराने के बाद से समहाउ निपटा किसी तरह निपटा देते हैं सिलेबस को। और हर वीकली एग्जाम्स भी होते हैं, वीकली असेसमेंट्स होती है, जो कि या फिर वन जो कि बेसिकली एमसीक्यूज होते हैं, या फिर वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, या वन सेंटेंस क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। उसमें जो परफॉर्म करना पड़ता है, जितना बढ़िया परफॉर्मेंस उतने ज्यादा चांसेस प्रोजेक्ट प्राप्त करने की, और जितना कम परफॉर्मेंस उतने ही देरी। ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट अभी नहीं दी जाएगी, दी जा सकती है, लेकिन टाइम ज्यादा लग सकता है। सो जितना ज्यादा टाइम लगाओगे, आई मीन जितना ज्यादा टाइम लगेगा एक प्रोजेक्ट को ये असाइन कराने में बाय द क्लाइंट, उतने ज्यादा रिस्क में रहोगे ऑफ यू बीइंग लेड ऑफ। एंड ऑल्सो ये जो कम्युनिटी से वो तो इतने सारे बच्चों को तो हमेशा के लिए तो रखने वाली नहीं है। एंड ऑल्सो हमेशा के लिए इसी तरह उन 2000 बच्चों को 500 1000 बच्चों 3000 ग्रेजुएट्स को ऐसे पढ़ाने देंगे कंपनी में कामकाज कराने के लिए, बल्कि 6 महीने बाद या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 साल बाद ही वही में से कई ग्रेजु जो जितने ग्रेजुएट सिलेक्टेड हुए थे अल्टीमेटली, इनमें से ऑलमोस्ट कैन से 40 to 50% लोगों को धक्के मार के निकालेंगे। कोई प्रॉपर रीजन नहीं देंगे, लेकिन विद इन 6 मंथ्स और मैक्सिमम बाय 1 ईयर धक्के मार के निकाल देंगे। और बच्चे कुछ 50% वही रहेंगे, कंपनी कामकाज करते रहेंगे। और इसमें भी और उसमें भी अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आगे चल के कंपनी के एम्प्लॉयज बनते रह गए, फुल टाइम एम्प्लॉय का ये दर्जा दिया जाएगा, एंड ऑल्सो से कंपनी में कामकाज करते रह गए। यही बात होती है। सो बात ओवरऑल मास हायरिंग एमएनसीज में ना एक तगड़ी कंपटीशन भी चलती है। इट्स बी लाइक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं, सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल, एंड ऑल्सो सर्वाइवल ऑफ द यू नो सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस। यानी कि जिसका परफॉर्मेंस सब अच्छा रहेगा, उसी को ही कंपनी बना देगी, और आगे चल के फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट का दर्जा देकर एमनेटिस और जो भी एमनेटिस है, जो भी बेनिफिट से प्रोवाइड कराएगी, और बाकी लोगों को ऐसे धक्के मार के निकाला जाएगा विद वेरियस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। और वो लोग ही अपने मर्जी अपनी मतलब अपनी इच्छा से वो लोग ऐसे चले छोड़ देंगे, और अपने ही हालत में छोड़ देंगे, जिसकी बाकी कंपनी में लगी सो लगी, नहीं तो नहीं। अब बात बस इतनी सी है कि क्या एमएनसी इस सब की सब बातें सुनने के बाद एमएनसी में जुड़े, इस सब वहां सारे कंपनीज में जुड़े रहना सही होगा? और एक मिनट, इससे पहले इसका कोई क्वेश्चन का जवाब दूं, एक और बात भी है कि एयरसेल, तुम लोगों ने जरूर जरूर न्यूज देखे होंगे एयरसेल टेक का, कि किस तरह एयरसेल टेक वालों ने कई फ्रेशर एम्प्लॉयज को दिन दहाड़े दिन दहाड़े धक्के मार के निकाला गया, ले ऑफ किया गया। और उन लोगों को कोई स्पेशल एमनिटीज प्रोवाइड नहीं करी गई, तुरंत ही बोल दिया गया कि आपको नौकरी से निकाला गया है, जैसे भी हालत हो चले जाओ, आई डोंट केयर। You might have heard that news as well, right? So at the end of the day, यही बात होती है मासारी इमेंसेस की। और सवाल बस इतना है कि क्या इसके बावजूद इस सब के बाद किसी बड़ी कंपनी में, चाहे वो एसेंचर हो, फिर टीसीएस हो, इससे टेक हो, कोई भी इंडियन या फॉरेन बेस्ड एमएनसी मास हायरिंग एमएनसीज में कामकाज करना सही होगा? मैं मानना है कि ये सही है, बट किसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी दिखाने का नहीं। डोंट थिंक डोंट कंप्लीट डोंट थिंक कि जैसे एमएनसीज में जगह बन गई तो लड़ाई खत्म। कोडिंग तभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज बाई चांस अगर फॉर सम रीजन तुमको टर्मिनेट कर दिया जाए, या फिर प्रोफेशनल के बाद
और वही कंपनी वालों तुमको ना रखे तो फिर दूसरी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी। वहां पर शुरुआत से कोडिंग को लेकर संघर्ष करना पड़ेगा, टेक्निकल नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, तो उसके ऊपर ही कामकाज करना पड़ेगा। सेकेंडली, हमेशा बैकअप रखने की कोशिश करना। नेवर रिलाई अपॉन द कंपनी बीइंग सिलेक्टेड एट, बिकॉज कोई ऐसी कंपनी को कोई ठिकाना नहीं होता कि कब कैसे तुमको निकाले। अगर तब भी आके चल के इसमें आगे चल के उसी कंपनी में कामकाज कर लेते हो, आगे बढ़ पाते हो और एफटी मिल जाती है, देन वेल एंड गुड, अच्छी बात है फिर। नहीं तो अगर गॉड फॉरबिड अगर तुमको धक्के मार के निकाल भी दे, तो फिर एक बैकअप ऑप्शन को रखना जरूरी भी होता है। सो बैकअप ऑप्शन रखने का। फिर तीसरी बात यह है कि कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज करो या फिर कोई यूट्यूब वीडियो से खुद को अपस्किल करो। कंपनी के ट्रेनिंग को ज्यादा डिपेंडेंसी दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऐसे ऐसे ट्रेनिंग्स में केवल क्या होता है कि लोग बस किसी तरह पढ़ा के छोड़ देता है। जैसे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में शुरू शुरू में जो सभी चैप्टर्स को सही से पढ़ाया जाता है, लेकिन लास्ट मोमेंट में किसी तरह पढ़ा के छोड़ दिया जाता है। सिमिलरली टेक्निकल ट्रेड्स में यहाँ के जो जो ट्रेनर्स होते हैं, जो कि खुद एम्प्लॉयज होते हैं इस कंपनी के, वो भी सही से पढ़ाते नहीं है। वैसे बहुत कम ट्रेनर्स हो गए जो सही से पढ़ाते हो गए अच्छे से। बाकी सब किसी तरह कोर्स खत्म कराने के वास्ते ही निपटा लेते हैं सिलेबस को। और वीकली टेस्ट बच्चा परफॉर्म करना ही पड़ता है, नहीं तो खतरा रहता है कि खतरा भी रहता है तुम्हें नौकरी से निकालने की। एंड फोर्थली, स्किल्स, अब खुद को स्किल करते रहो, कोडिंग प्रैक्टिस करते रहो। एंड ऑल्सो जो नए स्किल्स है जो तुम सीख रहे हो उस कंपनी में, वो सीखो, ये अच्छी बात है, वेरी गुड। पर ऑल्सो एट द सेम टाइम तुमने जो स्किल्स एक्वायर करे थे ना थ्रू आउट योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी कोर्स वर्क, उसको ब्रश अप भी कर लेना। क्योंकि उसको कुछ पता नहीं चलता कि वही पुराने कॉन्सेप्ट्स आके चल के कब कहाँ इस्तेमाल में लगे। सो यही बात है। सो अभी इसके बाद मैं इसके साथ समराइज करना चाहूंगा कि एमएनसीज, मां सारी एमएनसीज जो कि बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं, उसमें जगह बनाना बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी अकाउंट कैंपस में जगह बन गई तो और भी अच्छी बात है। एडवांस इसी कंपनीज में एक तो कि जॉब करने से एक तो कि अ, घर वालों से डांट और सोसाइटी को ह्यूमिलिएशन फेस करना भी नहीं पड़ेगा, नए स्किल्स सीखने को मिलेगी, और एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां तुम लोग आईटी इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में जान पाओ, उसके कामकाज के बारे में सीख सको सब कुछ। लेकिन उसके हार्श आईटी सो उसके जो कौन से, और वो ये है कि एक तो कि पहली बात यह है कि कंपटीशन ज्यादा रहता है। दूसरी बात, बेंच बेंच सिस्टम भी होता है, जिसमें की वजह से ज्यादा अगर कोई भी कंपनी प्रोजेक्ट दिलाने में टाइम लगाते हो या फिर टेक्नोलॉजी असाइन कराने में टाइम लगाते हो और कई महीने तक बेंच में बिठा के रखे, तो फिर वो सेफर साइड एक सेफर साइड नहीं आता, बल्कि ज्यादा से ज्यादा मतलब तुम्हारे ले ऑफ हो जाने का खतरा और बढ़ जाता है। फिर थर्डली इतने सारे लोग मौजूद हो गए, और ऐसा भी नहीं कि सभी 500 700 1000 1500 2000 ग्रेजुएट्स जो ऑल ओवर इंडिया, जो पैन इंडिया ऑफिस में कामकाज कर रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ द सिटीज एंड स्टेट्स दे आर वर्किंग इन, वो जरूरी नहीं कि वही 2000 लोगों को ही बना दे। फिर कंपटीशन होगी, और डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस एज अ प्रोफेशनल और एज अ ट्रेनी, वही आधे 40 to 50% लोगों को ही धक्के मार के निकाला जाएगा विद इन 6 months of you of after being selected in the company। और बाकी आधे व्यक्ति को रख लेके अपने पास, और आके चल के उन लोगों को एक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट भी दिला देंगे, एंड ऑल्सो ज्यादा एमनिटीज प्रोवाइड करेंगे। और यही है जो हार शायरी जो तुम सच पेशकश करनी थी। मैं ये मोटिव किसी कंपनी को बदनाम करना या फिर इन एमएनसीज में जगह बनाने से डिस्करेज करना नहीं है, बल्कि बात इतनी सी कि हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स जानना जरूरी होता है। और इसलिए मैं कमेंट करना चाहूंगा इस बात को लेकर कि अगर इन एमएनसीज में कोई कामकाज कर रहा है तो अच्छी बात है। उन लोगों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि वो लोग इन कंपनी में कामकाज कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ का वर्क कल्चर भी अच्छे हो गए, वहाँ के लोग भी अच्छे हो गए, वहाँ पर अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे होंगे, एंड ऑल्सो नई नई चीजें सीखने को मिल रही होगी। पर ऑल्सो नहीं, मैं साइड से यही कमेंटेशन है कि
धीरे धीरे करके सही, लेकिन साइड प्लान भी तैयार करते रहना बीच बीच में, जहाँ जहाँ भी पॉसिबल होगी। जिस कंपनी की साइड से कोई खबर आ जाएगी उसमें अप्लाई करते रहना। और अगर वैसे कोई कंपनी मिल जाती है जो कि बड़ी मेहनत से हो, लेकिन खूब ज्यादा कंपनीज हायर नहीं करती, बल्कि सिलेक्टेड नंबर ऑफ पीपल को हायर करती, फॉर से 50 पीपल, 60 पीपल, 80 पीपल, मैक्सिमम 100 से ज्यादा कभी हायर, 100 से ज्यादा कभी हायर नहीं करती, उन कंपनी में जाओ तो बहुत फायदा होगा। एक तो कि लोग कम होने जाने की वजह से मास ले ऑफ होने का खतरा नहीं होता। सेकेंडली, प्रोजेक्ट्स भी आसानी से मिल जाते हैं, और भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन विद इन 2 to 3 days, आई मीन 2 to 3 months प्रोजेक्ट मिल ही जाना है एटलीस्ट होगा, या फिर एक टेक्नोलॉजी जरूर असाइन कराई जाएगी जिसके बाद तुम लोग काम काज कर सको आगे चल के प्रोजेक्ट्स में। फिर इसके बाद इनकी कंपनीज का वर्क कल्चर एकदम अच्छा ही होता है। यहाँ के मैनेजर से फ्रेंडली होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, और लेनियन भी होते हैं। एंड ऑल्सो जो ट्रेनर्स में जो ट्रेनिंग देते हैं वो भी बहुत ज्यादा ये है, अप्रोचेबल। कोई डाउट होगा तो उन लोगों से संपर्क कर सकते हो। और क्योंकि इन कंपनीज में ज्यादा एम्प्लॉयज को, ज्यादा ग्रेजुएट्स को हायर नहीं करते, बहुत ही सिलेक्टिव नंबर ऑफ पीपल को, कम लोगों को ही हायर करती है, इसलिए चांसेस भी यही भी चांसेस ये भी है कि मैक्स ज्यादा से ज्यादा लोगों को एफटी दिला दे। बस वो एक दो जन के अलावा, वही गिने चुने बस एक के दो के तीन के लोगों को ही एफटी नहीं दिलाएंगे, बाकी सबको एफटी दी जाएगी। और रही बात, और सच बताओ तो मैंने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने भी अपने टाइम पे मैंने कि मैंने भी अपने, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, हमारे ऑन कैंपस प्लेसमेंट चलते थे, हालांकि प्लेसमेंट्स की हालत बहुत खस्ता थी तब। उस समय क्या बताऊं ना कि बड़ी कई एमएनसीज के एग्जाम भी दिए थे, चाहे वो एसेंचर हो, फिर वो तुम्हारा वो टीसीएस हो, वर्चूसा हो, फिर तुम्हारा वो और कौन सा कंपनी थे मैं भूल गया, मैकेंजी हो, या कोई मैकेंजी, वैसे मैकेंजी कोई मास हायरिंग कंपनी है नहीं। और कौन सा था, फिर कॉग्निजेंट का हो, इन कंपनीज का मैं एग्जाम दिया, मास हायरिंग कंपनीज का एग्जाम दिया था जिसमें मेरी क्राइटेरिया फुलफिल हुई थी। बट प्रॉब्लम ये था कि मैं फर्दर राउंड्स को क्वालिफाई नहीं कर पाया। हो सकता है ये तो भगवान की मर्जी थी कि मैं इन कंपनीज में जगह ना बनाऊं, बिकॉज इन कंपनीज में तो वैसे भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे रिक्रूट हो जाते। एंड ऑल्सो मैंने विप्रो में एग्जाम दिया था, इंटरव्यू तक पहुंचा, इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन आज की तारीख में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। पता नहीं कि मैं सिलेक्ट हुआ हूँ या रिजेक्शन, मतलब सिलेक्ट हुआ हूँ या रिजेक्टेड हुआ हूँ, कुछ कुछ पता नहीं है। मेल ही नहीं आया अभी तक, इट्स बीन जस्ट मोर देन 2 months, गॉड नोस। बट इतना जरूर बोलूंगा कि ये शायद भगवान की मर्जी थी कि मैं ऑन कैंपस जगह ना बनाऊं, बल्कि ऑफ कैंपस ही देखूं, और आगे चल के मुझे ऐसे कंपनी एमएनसी में कामकाज करने का मौका मिला, जो कि ना सिर्फ इसका ये वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है, यहाँ के मैनेजर्स और सीनियर ऑथोरिटीज भी अप्रोचेबल और फ्रेंडली है, और यहाँ के एम्प्लॉयज भी बहुत कोऑपरेटिव है, बल्कि इसके साथ ही साथ बहुत ही सिलेक्टिव लोगों को ही सिलेक्ट कराती है। फॉर से मैं अपनी एक्सपीरियंस कही जाए तो, मैं उस कंपनी में सीजीआई में, जब मैं सीजीआई में सिलेक्ट हुआ था अल्टीमेटली, तब मेरे टाइम में केवल 70 से जन ही सिलेक्टेड हुआ थे ऑल ओवर इंडिया से, जिनमें से मैक्सिमम सदर्नर्स थे, यानी कि कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के लोग ही मैक्सिमम थे, जो कि नॉर्दर्न रीजन से कम ही लोग थे। और जितने नॉर्दर्न रीजन में जो सिलेक्ट नॉर्दर्न सिलेक्ट हुए थे, सब बैंगलोर में ही कामकाज कर रहे हैं एज एन अप्रेंटिस जस्ट लाइक मी। और मैं ही इकलौता नॉर्दर्न हूँ परहैप्स जिसका भी हैदराबाद में लगा है। और चेन्नई में शायद कोई नॉर्दर्नर्स है ही नहीं, फिर सब सदर्नर्स ही होते हैं। खैर अच्छा ही था। और क्योंकि बहुत कम नहीं, चूंकि बहुत सिलेक्टिव नंबर ऑफ पीपल सिलेक्टेड हुए थे इन सीजीआई, इसलिए चांसेस भी है कि मुझे आगे चल के उसी कंपनी में एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय कामकाज करने का मौका भी मिले। पर वक्त ही बताएगा कि कब इस बात को लेकर नोटिफिकेशन आए। उम्मीद करता हूँ कि इस बात को लेकर नोटिफिकेशन जैसे जल्द आ जाए, और यही मेरा एक्सपीरियंस है। इसलिए इसी के साथ मैं ये बात कंक्लूड करना चाहूंगा कि डोंट डिस्करेज योरसेल्फ। अगर इन कंपनीज में जाके मिल जाती है ऑन कैंपस, देन वेरी गुड, गो फॉर इट, गो फॉर इट। एंड एक्सपीरियंस बताने के वास्ते इन कंपनीज में जॉब करते रहो, पर साथ ही साथ बैकअप ऑप्शन भी रखना जरूर, साइड साइड में थोड़े बहुत ही सही, लेकिन जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहना, खुद को स्किल करते रहना, कोडिंग प्रैक्टिस करते रहना,
और कंपटीशन स्टैंड आउट करने के लिए खुद को अपग्रेड करते रहना। और अगर कोई कंपनी ऐसे मिल जाती है आगे चल के जिसमें ले ऑफ का खतरा कम हो और एफटी पाने के चांसेस ज्यादा मिल जाए, तो उसमें हाथ पैर मार लेना, उसमें भी अपना करियर बनाना जरूर। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।